हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। दिस इज पार्ट 2, चैप्टर 4, ग्रेड 6 सीबीएसई की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका डिस्कस की थी, जहां पर मैंने आपको माया की स्टोरी बताई थी और माया की अपनी मदर के साथ कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जिसमें मैंने एक लड़के को भी इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था हेक्टर, जो था जोहानिस सोविटो से। ठीक है। तो काफी सारी चीजें मैंने उसके बारे में आप लोगों को बताई थी और वहां पे कौन सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही थी वो भी बताया था। आज हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन की, कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में बिल्कुल जरूरी होता है कि जी रेगुलर इलेक्शन तो हो, क्योंकि रेगुलर इलेक्शन से आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हो और आपको एम्पावर किया जाता है उससे। ठीक है। बट इसके लिए वोटिंग होनी जरूरी है। इलेक्शंस के लिए वोटिंग होनी बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो हमारे लिए डिसीजंस ले सके, हमारे बिहाफ पे डिसीजंस ले सके। वो लीडर्स कौन हो सकते हैं? एमपीज या हमारे एमएलए हो सकते हैं। एमएलए हो गए आपके स्टेट के लिए, एमपी हो गए हमारे सेंटर के लिए। तो ये जो लीडर्स हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, ये क्या करते हैं? बेसिकली डिसीजन लेते हैं डेमोक्रेसी में लोगों के बिहाफ पे, ये ध्यान में रखते हुए कि लोगों की क्या एस्पिरेशंस हैं, लोग क्या चाहते हैं, उनके क्या कंसर्न्स हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, उनकी क्या इंटरेस्ट हैं, उस सब को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे। अब आप इंडिया की बात कर लो। इंडिया में आफ्टर एवरी 5 इयर्स हमारे इलेक्शंस होने ही होने हैं। रेगुलर इलेक्शंस का फंडा है 5 साल बाद होना ही होना। तो अगर एक गवर्नमेंट जो पावर में है, अगर उनको कंटिन्यू करना है बियॉन्ड 5 इयर्स पावर में रहना, तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं वो बोले कि नहीं नहीं जी कल से इलेक्शंस 5 साल बाद नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो पावर में 5 साल के लिए और पावर में आने के लिए उन लोगों को क्या होना पड़ेगा? वहां पर री इलेक्ट होना पड़ेगा। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। ठीक है। इसे हम बोलते हैं, ये जो ऐसी मूवमेंट है जिससे हम लोगों को एम्पावर करते हैं, ताकत देते हैं कि आप डेमोक्रेसी में पावरफुल हैं, इसे हम ये बोल सकते हैं कि रेगुलर इलेक्शंस के थ्रू हम गवर्नमेंट को भी पावर दे रहे हैं, बट वो पावर किसके थ्रू दी जा रही है? लोगों के थ्रू। ठीक है। अगला टॉपिक ये है कि क्या सिर्फ पार्टिसिपेशन आप इलेक्शंस के थ्रू कर सकते हैं, या कोई और तरीका भी है, अदर वेज भी है जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर सके, अपनी वॉइस रेज कर सके? जी हाँ, बिल्कुल है। इलेक्शंस तो ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल 5 साल के बाद। पहला तरीका तो ये है, इलेक्शंस हो गए इंडिया में, 5 साल के बाद हो रहे हैं इलेक्शंस, तो लोग अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं, कंसर्न कर रहे हैं। उसके अलावा भी और तरीके हैं, अदर वेज, जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नेंस में। अब देखिए, एक बार क्या हुआ, ऐसे 2005 अगस्त की बात है। अगस्त 2005 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एकदम से लोगों को बोल दिया कि आज से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो महंगी हो गई है, तो आपका बिल जो होगा वो ज्यादा आएगा। लोग फटाफट इस चीज के अगेंस्ट सड़कों पे उतरे, कहते जी ऐसे कैसे महंगा हो गया। तो गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ा कि क्यों महंगा हो गया, क्या हो गया। बट फाइनली लोग नहीं माने, नहीं माने, कहते हम तो नारे लगाएंगे, हम तो रैली करेंगे, हम तो क्रिटिसाइज करेंगे। तो गवर्नमेंट को अपना ये जो डिसीजन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के रेट उन्होंने इंक्रीज किए थे, उसको विड्रॉ करना पड़ा। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है ठीक है, हम वापस उसी पे लेकर, उन्हीं रेट्स पे लेकर आते हैं जिस रेट पे पहले आपको बिजली दे रहे थे। तो मतलब ये लोगों ने पॉपुलर मूवमेंट कर कर अपना रिजेंटमेंट, अपना अपने तरीके से लोगों को, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की। ठीक है। सो ये जो है, ये पावर है लोगों के पास। और भी तरीके हैं। एक तो हो गया रैली करके क्रिटिसाइज कर दी, और क्या तरीके हैं गवर्नमेंट को बताने के लिए कि देखो जी हम बिल्कुल भी आपके साथ नहीं हैं, हमें ये डिसीजन बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो अदरवाइज क्या हो सकता है, या तो धरना कर दिया, ठीक है, या फिर रैली निकाल दी एक तरीके से, या फिर स्ट्राइक कर दी कि नहीं जी नहीं, या फिर सिग्नेचर कैंपेन कर दिया। सिग्नेचर कैंपेन का मतलब एक पर्टिकुलर तरीके का कैंपेन जिससे एक पर्टिकुलर आइडिया और एक पर्टिकुलर मैसेज ही कन्वे हो कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये सब करने के लिए वो डिफरेंट मीन्स का यूज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल वो यूज कर सकते हैं टीवी का, फॉर एग्जाम्पल वो यूज करते हैं न्यूज़पेपर का, कई बार क्रिटिसाइज करने के लिए, कई बार वो मैगजीन्स में अपने आर्टिकल्स दे सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके से ये जो टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे गवर्नमेंट को पता लगता है कि क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस सब से क्या होता है कि लोगों को एम्पावर फील किया जाता है, एम्पावरमेंट आती है कि अरे हाँ, हम डिसीजन ले सकते हैं। और तो और यहां पर यह भी होता है कि वो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज के ऊपर सोशल मूवमेंट्स भी कर देती हैं कि सरकार क्या कर रही है इस इशू के ऊपर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई भी सोशल इशू आज की डेट में अगर हमारी सोसाइटी में पनप रहा है, कोई भी सोशल इशू या कोई भी पॉलिटिकल इशू, फॉर एग्जाम्पल सोशल इशू आप ये कह सकते हैं, फेमिनिज्म को लेकर कोई इशू है, लड़कियों के राइट्स को लेकर कोई इशू है, ठीक है, सोशल मूवमेंट हो सकती है, इन्वायरमेंट को लेकर कोई इशू है, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो किसी तरीके के किसी सेक्शन के राइट्स को लेकर कोई इशू। तो ऐसे कर कर सोशल मूवमेंट से गवर्नमेंट के डिसीजन, गवर्नमेंट को चैलेंज कर कर उनकी फंक्शनिंग चेंज की जा सकती है। इवन यहां तक कि जो दलित लोग हैं, ठीक है, वो भी अपने आप को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। आदिवासी लोग हैं, उनको लगता है कि हमें नहीं सुना जा रहा, या कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसको ये लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हमारे राइट्स बिल्कुल भी हमें नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो भी इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। So, इस तरीके से जब हमारी डेमोक्रेसी में हमारे जो सिटीजन्स हैं वो बहुत ज्यादा अलर्ट होंगे, उससे हमारी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर मिलता है। तो अगली बार अगर आप देखें सड़कों पे लोगों को नारे लगाते हुए या रैली में जाते हुए इस तरीके से बैठे हुए क्रिटिसाइज करते हुए किसी को, तो प्लीज समझ जाना कि हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो कोशिश करना जानने की कि किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, किस चीज को लेकर लोग बैठे हुए हैं सड़कों पे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया, बिल्कुल हुआ कॉन्फ्लिक्ट, अब उसको रिजॉल्व कैसे करना है। माया की स्टोरी में अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा वायलेंस था जिसकी वजह से हेक्टर की डेथ हो गई। लोगों के राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और तो और डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट यहां तक के रिलीजन के लोग अगर हम देखते हैं, ठीक है, या डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं, प्रॉब्लम फील करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि नहीं, हमें इंफीरियर दिखाया जा रहा है, हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा, हमें इक्वालिटी नहीं दी जा रही है। और उस वजह से उस ग्रुप में बहुत ज्यादा टेंशन आ जाती है, बहुत ज्यादा फियर आ जाता है कि अरे अब हम सरकार को कैसे मनाए इस चीज को लेकर कि हमें हमारे राइट्स नहीं दिए जा रहे, हमें वायलेट किया जा रहा है हमारे राइट्स को लेकर। तो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाए जहां पर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हम बहुत टेंशन में रह रहे हैं, हमें हमारे राइट्स नहीं दिए जा रहे, हमारे गवर्नेंस ठीक से नहीं हो रही है, तो इसको रिजॉल्व करना गवर्नमेंट का काम है। अब क्या सिर्फ रिलीजन को लेकर ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं? सोचिए, ये देखिए, लोग धरने पे उतर आए। अब हुआ क्या, एक रिलीजियस प्रोसेशन जाना था, एक रैली जानी थी जो रिलीजन को लेकर थी, ठीक है। अब वो प्रोसेशन जहां से जाना था या सेलिब्रेशन जहां पर भी होनी थी, तो गवर्नमेंट ने वहां की पुलिस को बोल दिया कि भाई जरा देख कर, जहां से ये रैली निकलनी है वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नहीं चाहते कि यहां से इन लोगों की रैली निकले। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बाकी के बाहर लोग हैं रैली के, वो तो इनके साथ लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और उसकी वजह से फाइट होगी। फाइट की वजह से ये जो रिलीजियस प्रोसेशन है, जो सेलिब्रेशन है, वो बिल्कुल ही इंटरप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अब क्या करती है पुलिस, पिक्चर में आती है। पुलिस क्या करती है, गवर्नमेंट के लिए एक रोल प्ले करती है, इंश्योर करती है कि यहां पर अगर कोई रैली निकल रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह से दोनों ग्रुप्स में फाइट ना हो। तो वो दोनों ग्रुप्स के लीडर्स को बिठाती है और एक सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करती है, ताकि ये कम्युनिटी, ठीक है, और ये वाली कम्युनिटी आपस में बिल्कुल शांति से रहे। कम्युनिटी 1 और कम्युनिटी 2 बिल्कुल ना लड़े, एक अच्छे से डिसीजन आ सके।
अरे यार सिर्फ रिलीजन को लेकर नहीं लड़ाई होती, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताती हूँ। ये देखो, ये रिवर जा रही है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे रिवर यहां से स्टार्ट हो रही है, जो हमारी कावेरी रिवर है वो स्टार्ट हो रही है हमारी कर्नाटक स्टेट से, और ये जाते जाते यहां पर जा रही है तमिलनाडु स्टेट पे, ठीक है। तो ओरिजिन है कर्नाटक और निकलते निकलते तमिलनाडु पे जाती है। तो इसको हम, जो ऊपर वाली स्टेट होती है उसको हम अपर राइपेरियन स्टेट बोलते हैं। अपर राइपेरियन का मतलब ये होता है कि जहां पर रिवर का फ्लो सबसे पहले आता है, ये रिवर की डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। सो अपर राइपेरियन स्टेट वो वाली हो जाएगी जहां पर रिवर सबसे पहले निकलती है। अगर यहां पर कोई भी डैम कंस्ट्रक्ट कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है पानी यहां रुक जाएगा। तो ये जो तमिलनाडु की स्टेट है यहां पर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कई बार पानी को लेकर लड़ाई हो जाती है दो स्टेट्स के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है सरकार को उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब देखिए हुआ क्या, अगर मैं कावेरी की बात करूं तो कावेरी को लेकर डिस्प्यूट चला कर्नाटक और तमिलनाडु की स्टेट के बीच में। यहां पर एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया गया, कर्नाटक की गवर्नमेंट ने एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसका नाम था लेट्स से कृष्णा राजा सागर डैम। अब ये जो डैम है ये एक टाइप का रिजर्वायर है। ये जो रिजर्वायर है इसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं, और जब पानी स्टोर करते हैं तो नीचे वाली स्टेट को कम पानी मिलेगा, ठीक है। अब ये जो पानी स्टोर किया गया है इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो सारा का सारा पानी है ये बेंगलुरु को यूज करने के लिए दे दिया गया, बाकी इरिगेशन के लिए यूज कर लिया गया। तो जो कावेरी ने तमिलनाडु में पानी लेकर जाना था और यहां पर जो मेतूर डैम था तमिलनाडु में, उसको जो पानी मिलना था वो तो कम हो गया। तमिलनाडु की जो क्रॉप्स हैं, जो प्रॉब्लम है लोगों को फेस करनी पड़ी। इसकी वजह से, इस डैम की वजह से जो दोनों सेम रिवर पे बने हुए हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। तो ये जो तमिलनाडु है जो डाउन स्ट्रीम स्टेट है, वो कहती है कि भाई तुम अपस्ट्रीम स्टेट हो, पानी रिलीज करो, तुम्हारी साइड से रिवर आ रही है नीचे को तरफ जा रही है, पानी रिलीज करो रिलीज करो। और कर्नाटक की गवर्नमेंट ने उस टाइम पे रिलीज नहीं किया। इस टाइम पे दोनों में लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई, और उसको, ताकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए। तो अगर कन्फ्लिक्ट होते हैं तो पीसफुल तरीके से उसको रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कौन सा डैम है, कहां पर, कौन सी स्टेट पे क्या प्रॉब्लम हुई, अपस्ट्रीम स्टेट कौन सी है, डाउनस्ट्रीम स्टेट कौन सी, ठीक है। तो बाकी का जो लास्ट टॉपिक है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।